हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीडीपी की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिस सीरीज़ में आज हमारी क्लास नंबर 32 है। और आज की क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, साथ ही साथ फ्रेंड्स जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन है उसको भी कवर अप करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये जो सभी क्लासेज हैं फ्रेंड्स एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप सारी क्लासेस एक साथ देख सकते हैं। और देखिए, जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि जो हिंदी पेडागोजी की थ्योरी वाली क्लासेस हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। पूरा सिलेबस हमने हिंदी पेडागोजी का कर लिया है, ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। जीन पियाजे तथा लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में प्रमुख अंतर क्या है? इनके बीच में जो इनके जो सिद्धांत है ना, सबसे पहले तो सिद्धांत के नाम आपको याद होने चाहिए। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था वो था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो था आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। यानी कि सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थियोरी इनकी है और पियाजे की है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब देखिए, इन दोनों का जो सिद्धांत है उसमें मुख्य डिफरेंस किस चीज़ का है, मुख्य अंतर किस चीज़ का है, ये आपसे पूछा हुआ है। पहला है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल दिया। दूसरा है, वाइगोत्स्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिक महत्व दिया। तीसरा है, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। और चौथा है, पियाजे ने इस बात पर बल दिया कि बच्ची खुद से और दूसरों की मदद से क्या कर सकती है। अब देखिए, ये तीन तो यहाँ पर ठीक हैं, जो कि इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अंतर आपसे पूछा हुआ है। लेकिन ये जो आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं ये यहाँ पर सही नहीं है, और यही जो है मुख्य अंतर है। क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि वाइगोत्स्की ने सीखने में हेरिडिटी यानी कि वंशानुगत क्षमताओं को महत्व दिया है, प्राथमिक महत्व, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो महत्व है ना, ये दिया है पियाजे ने। तो बस यही डिफरेंस है। यहाँ पर वाइगोत्स्की का नाम लिख दिया, ये यहाँ पर पियाजे होना चाहिए था, तब ये सही हो जाता। लेकिन किस चीज़ का अंतर है आपसे पूछा है, तो इसी चीज़ का अंतर है, क्योंकि वंशानुक्रम को पियाजे महत्व देते हैं, वाइगोत्स्की ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड यस, ये आप समझ पा रहे होंगे, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करिएगा। वाइगोत्स्की, मैंने आपको बोला था कि तीन चीज़ों को महत्व देते हैं, एस, सी और एल, यानी कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। अब यहाँ पर देखिए, ये कल्चर आपको दिख रहा है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। आ गया ना आपको, ये कल्चर आ गया, संस्कृति आ गया, बस। तो इस तरीके से ना आपको क्वेश्चन में छुपे हुए मिलेंगे ये ट्रिक। इसीलिए मैंने नोट्स में भी छोटी छोटी ट्रिक्स जो हैं बहुत जगह मेंशन की हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बालक अमूर्त और वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित कर लेता है? देखिए, अमूर्त भी कहा है और वैज्ञानिक ढंग से भी सोचने के लिए कहा है। और जो स्टूडेंट्स इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली देख रहे हैं वो इसका आंसर कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है ये जो वैज्ञानिक ढंग से सोचना होता है ये बच्चा तब सोचता है जब वो बड़ा हो जाता है। और जीन पियाजे ने जो 4 स्टेजेस बताई हैं डेवलपमेंट की, उसमें जो सबसे लास्ट वाली स्टेज होगी ना, वहीं पर बच्चा बड़ा होगा, और वही स्टेज ऐसी होगी जहाँ पर बच्चा एक साइंटिस्ट की तरह सोच पाएगा, ठीक है। अब वो कौन सी स्टेज है, देखिए मैं आपको ट्रिक फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। SPCF, ये हैं जीन पियाजे द्वारा दिए गए जो विकास के चरण हैं, ठीक है, यानी कि 4 स्टेप हैं। अब ये SPCF मतलब क्या है? S फॉर सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदिक प्रेरक अवस्था। P फॉर प्री ऑपरेशनल, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक। C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक। और F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था, ठीक है। अब देखिए, फॉर्मल जो लास्ट है ना, इसको अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं और औपचारिक संक्रियात्मक भी कहा जाता है, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चा अमूर्त और वैज्ञानिक ढंग से सोच पाता है। अमूर्त ढंग से सोचना मतलब क्या होता है? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। मूर्त मतलब होता है जो चीज़ें हमारे सामने में हैं, जिन्हें हम देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं,
उनके बारे में अगर हम कुछ सोचते हैं तो वो मूर्त रूप से सोचना हुआ। जैसे आपके सामने अभी बुक खुली हुई होगी या फिर आपके नोट्स होंगे, आपकी पेन होगी और उस चीज़ को आप देख रहे हैं, फील भी कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, है ना। तो उसके बारे में अगर आप सोचते हैं तो हम कहेंगे ये मूर्त रूप से सोचना होता है, यानी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग इंग्लिश में। इसका जस्ट रिवर्स होता है अमूर्त रूप से सोचना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब ये अमूर्त रूप से सोचना मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ हमारे सामने में नहीं होती है, जिसे हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ उस चीज़ के बारे में कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो जिस चीज़ के बारे में हम सिर्फ इमेजिन करके सोचते हैं ना, जैसे आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि मेरा सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, फिर मैं गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दूंगी या दूंगा, फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं टीचर बन जाऊंगी या टीचर बन जाऊंगा। तो अभी आप ये सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो ये जो इमेजिनेशन हम करते हैं ये होता है हमारा अमूर्त चिंतन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, तो ये जो जीन पियाजे की लास्ट वाली स्टेज आती है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या होता है कि बच्चा अमूर्त चिंतन कर पाता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है, और साथ ही साथ इस स्टेज में बच्चा एक साइंटिस्ट की तरह सोचने लगता है। अब साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं? साइंटिस्ट ऐसे सोचते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम सबसे पहले सामने आई तो उसको सॉल्व करने के वो स्टेप्स बना लेते हैं कि पहले स्टेप में हमको प्रॉब्लम देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम के हमको रीज़न ढूंढने हैं, फिर हमको एनालाइज करना है, फिर हमको सोल्यूशन करना है, फिर कंक्लूजन निकालना है। तो इस तरीके से साइंटिस्ट जो स्टेप में चीज़ों को करते हैं, इसी तरीके से बच्चा भी करने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा है ये जो जीन पियाजे की लास्ट स्टेज है, जो कि आपको इधर ऑप्शन में दिखेगी, ये रही। मैंने अभी आपको बोला था इसको या तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखिएगा। तो इसी स्टेज में बच्चे के अंदर ये गुण जो हैं डेवलप हो जाते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स, जो कि बार बार पूछा जाता है, इसी की जगह अगर लिख दिया कि मूर्त रूप से बच्चा सोचता है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? अगर बच्चा मूर्त रूप से सोच रहा है तो फिर ये मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था होगी, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का निहितार्थ क्या है, बताइए। पहला है, बालक द्वारा वातावरण में स्वतंत्र रूप से खोजबीन के अवसर प्रदान कर उसके संज्ञानात्मक विकास पर बल डालना। दूसरा है, बालक के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तीसरा है, बालक का वास्तविक विकास स्तर तथा संभाव्य विकास स्तर मिलकर निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करते हैं। और तीसरा है, बालक के संज्ञानात्मक विकास में उसकी भाषा चिंतन का महत्व कोई स्थान नहीं रखता है। तो देखिए, वाइगोत्स्की का एक संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसमें क्या है, उसका निहितार्थ आपको याद रखना है ऑप्शन 1, बालक द्वारा वातावरण में स्वतंत्र रूप से खोजबीन के अवसर प्रदान करके उसके संज्ञानात्मक विकास पर बल डालना। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारों पर चर्चा कर रही हैं, तो निम्नलिखित में से किस विषय पर चर्चा करने की सबसे अधिक संभावना होगी, बताइए। पहला है, सरकार की भूमिका पर आप डिस्कस कर रहे हैं, या फिर सामाजिक आंदोलनों की भूमिका पर, या पंचायती राज व्यवस्था, या फिर लोकतंत्र में सार्वभौमिक मतदान। अब देखिए, बात हो रही है लोकतंत्र में मतभेद और जो समाधान है और मुख्य भागीदार हैं उन पर चर्चा कर रही हैं, तो सबसे अधिक चर्चा करने की संभावना होगी सरकार की भूमिका पर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोगों का भी ये सही हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्दिष्ट करता है? संरचनावादी दृष्टिकोण, पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये जो संरचनावादी होते हैं ना, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म होते हैं, इसमें क्या होता है कि ये बच्चे को एक्टिव मानते हैं। ये कहते हैं कि बच्चे सक्रिय होते हैं और खुद से ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, बस उनको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है और वो डायरेक्शन देने का काम टीचर करते हैं। अगर बच्चे को सही डायरेक्शन मिल गई तो बच्चा सही डायरेक्शन में जाएगा, और अगर नहीं मिली तो बच्चा सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये चीज़ कही जाती है। ठीक है, तो इसमें होता है कि बच्चा एक्टिव होकर के चीज़ों को सीखता है। जब आप उसको कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो वो पूरे मन के साथ उसको पढ़ रहा है, पूरे इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को वो सीखता है। और इसमें ये कहा जाता है कि खुद से भी बच्चे ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं,
क्योंकि उनका दिमाग ना कभी खाली नहीं बैठता, वो हमेशा कुछ नई नई एक्टिविटीज़ करने का सोचते रहते हैं। ठीक है, तो बस अब आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। पहला है अव्यवस्थित और एक तरफा, नहीं। स्वभावहीन और पृथक, नहीं। सक्रिय और पारस्परिक, ये बिल्कुल सही है। ये है निष्क्रिय और निर्भर, जो कि निष्क्रिय रहते हैं, जिनका पढ़ने में मन नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्ती बैठे रहते हैं और दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को देखते हैं पारस्परिक और सक्रिय रूप में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन और याद रखने हैं आपको, जो कि इम्पॉर्टेंट है। जो पियाजे हैं फ्रेंड्स और जो वाइगोत्स्की हैं, ये क्या हैं? ये संरचनावादी हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ध्यान रखना है, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। ठीक है, और पियाजे जो हैं हमारे बायोलॉजिस्ट भी कहे जाते हैं, ये भी एक्स्ट्रा में याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के चरणों का उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सही सुमेलित युग्म है? कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, सजा से बचाव। दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, आदर्श पारस्परिकता। तीसरा है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, एहसानों का एक समान आदान प्रदान। और चौथा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांत। यानी कि आप अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से जो चीज़ें चुनते हैं खुद से, उनका नैतिक सिद्धांत। और यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये जो इन्होंने बताया था ना कोहलबर्ग ने, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तो इसमें ये कहते हैं कि विवेक से स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांत, यानी कि आप खुद से जो है कोई चीज़ डिसाइड करते हैं। जैसे समाज में कोई चीज़ गलत हो रही है, आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, खुद से अपना दिमाग का यूज़ करेंगे और लोगों को नैतिक मूल्य आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहता है। अधिसंज्ञानात्मक मैंने आपको बताया था, मेटाकॉग्निशन है ना, जब हम अपने सोची हुई चीज़ के बारे में दोबारा से सोचते हैं तो वो क्या होता है, वो अधिसंज्ञान होता है, मेटाकॉग्निशन होता है। नोट कर लीजिएगा, मेटाकॉग्निशन, इसको हम कहते हैं थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ये इसी तरीके का क्वेश्चन कल की एक जो हमने प्रीवियस ईयर वाली वीडियो करी थी उसमें भी आया था सेम, लेकिन क्वेश्चन सेम ये नहीं था, इसी से थोड़ा सा घुमा करके था। ठीक है, लेकिन ये जो मेटाकॉग्निशन आप टॉपिक देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जैसे हम कोई चीज़ सोच रहे हैं अभी, उसके बारे में हम दोबारा से सोचते हैं कि जो हमने पहले सोचा वो सही सोचा या फिर नहीं सोचा, तो इसी को हम कहते हैं अपनी थिंकिंग के बारे में दोबारा से थिंकिंग करना, यानी कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो ये है आपका अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। ठीक है, और इसको हिंदी में परासंज्ञान भी कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम भी आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा? नोट पूछा है। पहला है मूल्यांकन, ये तो ठीक है, प्रबोधन भी सही है, योजना बनाएंगे ये भी अच्छी बात है, लेकिन रट करके आप याद करा रहे हैं ये सही नहीं होगा। ठीक है, रट करके हम चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं वो यहाँ पर काम नहीं आएगा, तो इसीलिए ये यहाँ पर सही नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपका नॉट पूछा हुआ है, नहीं पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? पहला है अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहें। दूसरा है अपना ध्यान मुख्य रूप से उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों पर केंद्रित कर दें। बताइए क्या ये सही है कि आप एक शिक्षक हैं और अपना जो पूरा फोकस है आप सिर्फ उन बच्चों पर कर रहे हैं जो उच्च उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, यानी कि जो जिन्हें बहुत ज़्यादा आता है, जो क्लास में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, सिर्फ उन पर आप फोकस कर रहे हैं? तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि सभी को समान रूप से ट्रीट करना है। ठीक है, चाहे कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर कोई जड़ बुद्धि का है, सभी को एक नज़र से देखना है। ठीक, तो ये तो बाहर हो जाएगा। कक्षा में अधिगमकर्ताओं की विविधता को अनदेखा करना, अनदेखा नहीं बल्कि विविधता को एक्सेप्ट करना है, उसको बढ़ावा देना है। अब ये विविधता मतलब क्या होता है कि क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग जगह से, तो हर किसी का समाज अलग हो सकता है, हर किसी के घर की जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो अलग हो सकती है। किसी बच्चे की सीखने की एबिलिटी कम होती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो विभिन्नताएं हैं ये नेचुरल हैं। ठीक है, इनको समान रूप से क्या करना है, स्वीकार करना है, ना कि अनदेखा करना है।
तो इसलिए ये भी बाहर हो जाएगा। मूल्यांकन के केवल एक मानकीकृत तरीके को उपयोग करना ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि मूल्यांकन के लिए सिर्फ एक मानकीकृत तरीका नहीं होता है, बल्कि मूल्यांकन करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पेन पेपर टेस्ट आप ले लीजिए, आप कोई कंपटीशन करवा दीजिए क्लास में, या फिर कोई ग्रुप एक्टिविटी दे दीजिए बच्चों को ग्रुप्स में रख करके, या फिर आप स्पोर्ट्स वगैरह में भी मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मूल्यांकन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये कह रहा है सिर्फ एक मानकीकृत तरीका आप उपयोग करेंगे तो ये सही नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा पहला ऑप्शन। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहें, यानी कि जिस बच्चे को जैसे समझ में आ रहा है आप उसको उस तरीके से उस मेथड का यूज़ करके पढ़ा सकें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम। चलिए ऑप्शन देखते हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता, ये तो ठीक है। गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान, ये भी सही है। प्रत्यक्ष निर्देश का पालन और रटने और प्रत्यास्मरण पर जोर देना। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर आंसर नहीं भी आता है ना, आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके अपने आंसर तक इजीली पहुँच जाएंगे। रटने पर फोकस करना ये कभी नहीं कहती है प्रगतिशील शिक्षा, ध्यान रखना है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहता है कि बच्चों को आप चीज़ें समझाओ जिससे कि बच्चों को समझ में आए, ना कि उनको रटवाओ। ठीक है, तो ये ऑप्शन बाहर। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता, ये बिल्कुल सही है। अनेक प्रकार की सामग्री स्कूल में होनी चाहिए ताकि जब जिसकी ज़रूरत पड़े उस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा पाएँ। यानी कि जो TLM होते हैं आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे चार्ट है, मॉडल है, आपकी लेबोरेटरी है, ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये स्कूल में होनी चाहिए। ये सही है। नेक्स्ट है गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान। जी हाँ, क्लास में आप बच्चों को एक्टिविटीज़ भी करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बोरिंग मेथड आपने पकड़ी, लेक्चर मेथड से आप पढ़ाए जा रहे हैं बोल बोल करके, तो ये सही नहीं होगा। इसलिए एक्टिविटीज़ बेस्ड जो है करिकुलम प्लान किया जाता है, जहाँ पर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करने का मौका मिलता है। तो इसीलिए सेकेंड ऑप्शन भी सही है। लेकिन थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि कह रहा है प्रत्यक्ष निर्देश का पालन। मतलब जैसे टीचर ने बच्चे से कुछ कहा तो बच्चे को बस करना ही है, अगर नहीं करा तो बच्चे को मारपीट होगी। तो ये चीज़ भी आपकी सही नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही है, जो कि हमको ऑप्शन 1 में दिख रहा है। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? देखिए, घोषणात्मक ज्ञान का आकलन कर रही हैं। तो पहला है एक केक कैसे तैयार किया जाता है। दूसरा है उबड़ खाबड़ इलाके में साइकिल को कैसे संतुलित करें। तीसरा है आयतन की गणना का सूत्र क्या है। चौथा है गेहूं के रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया क्या होगी। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सोच विचार करके आंसर करेगा, तो वो है हमारा ये एक केक कैसे तैयार किया जाता है। ये है विद्यार्थियों के घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करना। ठीक है, तो इसको ये क्वेश्चन बच्चों से पूछ करके वो आकलन ईजीली कर सकती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? जब आप टीचर बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? पहला है उनकी विफलता को अपमानजनक और शर्मनाक माने, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, है ना। अगर जैसे आज आपने बच्चों को बोला कि कल जो है सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम आपसे पूछेंगे, तो आप लोग इनको लर्न करके लाएं। अब सपोज़ कीजिए कि बच्चों को लर्न नहीं हुए कुछ बच्चों को, तो आप उनके साथ ऐसे थोड़ी करेंगे कि उनका अपमान कर देंगे, ये सही नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन विद्यालयों को निष्कासित करें और उन्हें एक विशेष विद्यालय में जाने का सुझाव दें। जी नहीं, बल्कि आप अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करिए। ठीक है, नेक्स्ट है भविष्य के प्रयासों में उन्हें सफलता की बहुत कम उम्मीद रखें, ऐसा नहीं है। विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में देखें, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जो विफलता होती है, मिस्टेक्स होती हैं, वो हर व्यक्ति से होती हैं, हर फील्ड में होती हैं। तो उसको विकासात्मक प्रक्रिया का एक भाग मानना है। आपने ये मानकर चलना है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें गलतियां होनी स्वाभाविक हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपकी कक्षा में एक बालक बहुत बातें करता है। आप उसके परिवार वालों से इस संबंध में विचार विमर्श करते हैं तो पाते हैं कि वह घर पर भी बहुत कम बोलता है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? पहला है, विद्यालय में बालकों को बातें करने के असीमित अवसर मिलते हैं। ऐसा नहीं। विद्यालय में शिक्षक यह चाहते हैं कि बालक हर समय एक दूसरे से बात करें। ऐसा नहीं होता है। उस बालक के विचारों को अपने घर की तुलना में विद्यालय में अधिक मान्यता मिलती है। और नेक्स्ट है, वह बालक अपने घर और परिवार वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन ना सीटेट में 2 बार घुमा करके आया है। आंसर तो इसका ये सही है कि उस बालक के विचारों को अपने घर की तुलना में विद्यालय में ज़्यादा मान्यताएं दी जाती हैं, इसलिए वो कम बोलता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक बार ऑप्शन में क्या था ना सीटेट में ही, कि उस बच्चे को घर में जो है बोलने के कम अवसर मिलते हैं, ऐसा भी लिख करके आता है। तो वो भी इसी का आंसर है, सेम चीज़ है। समझिए, जिस बच्चे को घर में बोलने के अवसर नहीं दिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर वो स्कूल जाएगा तो वहाँ पर भी वो चुप ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी की विशेषता नहीं है? नॉट। पहला है, उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है। ये तो ठीक है। वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सृजनात्मक यानी कि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनमें यही विशेषता होती है कि एक प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो अनेक तरीकों से सोचते हैं, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की उनमें ना जो स्किल होती है वो उच्च कोटि की होती है। उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है। तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि जिज्ञासा उनमें ज़्यादा होती है नई नई चीज़ें सीखने की और करने की। ठीक है, वे अक्सर नए विचारों और नवाचारों के साथ आते हैं। बिल्कुल, नई नई चीज़ें वो सीखते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। लेकिन थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है, तो ऐसा नहीं होता है। और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों का सफल समावेश सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि, क्या महत्वपूर्ण है? जो बच्चे लिख नहीं पाते उनकी बात हो रही है। ठीक है, कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दें। मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से उपयोग करें। सादे या अनियमित कागज पत्रों पर लिखना अनिवार्य करें, या फिर दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए अटल समय सीमा निर्धारित करें। देखिए, अगर बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं तो आप लिखने वाली चीज़ें मत दीजिए। लिखित परीक्षाएं नहीं, कागज पत्रों पर लिखने के लिए अनिवार्य कर रहे हैं, नहीं। लेखन वैकल्य मतलब होता है जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है। तो अगर लिखने में प्रॉब्लम है तो आप उन्हें ऑडियो कैसेट, ऑडियो रिकॉर्डर, लैपटॉप, इनके थ्रू पढ़ने की अनुमति दे सकते हैं, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। पहला है अभिकथन। एक शिक्षिका को बच्चों को कक्षा की चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए। देखिए, ये तो बिग नो, ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि बच्चों को ना क्लासरूम में डिस्कशन करने के अवसर देने चाहिए। तभी तो आपको पता चलेगा कि बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या आप बस पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों के दिमाग के ऊपर से जा रहा है सब। तो ये सब समझने के लिए बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी होती है कि वो क्लास में डिस्कस करें। टीचर और स्टूडेंट एंड स्टूडेंट दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये अभिकथन तो यहाँ पर गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तर्क है, बच्चे ज्ञान का सृजन करने में सक्षम नहीं हैं और ग्राह्यशील तरीके से बेहतर सीखते हैं। जी नहीं, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या कहा है कि बच्चे ज्ञान का सृजन नहीं कर सकते, यानी कि ज्ञान का निर्माण करने में वो सक्षम ही नहीं हैं। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बच्चे ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना ऊपर अभी कि उनको सही दिशा की ज़रूरत होती है, सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, जो कि एज अ टीचर आप उन्हें देंगे। तो इसीलिए बच्चे ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स ये अभिकथन भी रॉन्ग है, और यहाँ पर ये जो तर्क दिया है, रीज़न दिया है, ये भी रॉन्ग है। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कि अभिकथन ए और तर्क आर दोनों यहाँ पर गलत हैं। ठीक हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के पेपर में आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।
मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ एंड जितना पॉसिबल होता है मैं आपको रिस्पॉन्स भी करती हूँ। तो काफ़ी अच्छे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, एकदम पॉजिटिव कमेंट्स, वो देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। और ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी एग्ज़ाम होने तक। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, जिसके थ्रू भी आप अपनी क्वेरीज़ को हम तक पहुंचा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स परचेज़ करना होगा तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स को आप बाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।